तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी के लिए जो भी कैंडिडेट्स AIB 19 एग्ज़ाम दे रहा है, किसी भी अदर जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे जे हो चाहे AP हो, उसके लिए हम लेकर आए हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के MCQ सीरीज़। ठीक है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। और साथ साथ अपकमिंग जो अभी जस्ट आप सभी का 22 दिसंबर को जो AIB 19 होने वाला है, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट आता है या फिर कोई भी केस लॉ आता है तो आप उसको रिटर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो। क्वेश्चन है हमारा, दीवानी प्रक्रिया के वो कौन से प्रोविजंस हैं जिनमें एक सुप्रीम कोर्ट किसी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको CPC के अंतर्गत मामलों को ट्रांसफ़र करने की पावर कहाँ दी हुई है। तो सिंपल है, देखिए सेक्शन 25 के अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 20 जो है वो बात करता है जो ऑब्जेक्शन डाला जाता है जुडिक्शन को लेकर उन मामलों की। सेक्शन 12 जो है वो अतिरिक्त जो केस होता है उसको बाहर करता है। और सेक्शन 15 जो है बताता है कि जो निम्नतम श्रेणी का न्यायालय होगा जो सक्षम होगा मामले को सुनने के लिए, उसमें सूट फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 क्वेश्चन जो है सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है दीवानी प्रक्रिया, जैसे कि हमने अभी पढ़ा सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट के मामलों को ट्रांसफ़र करने की पावर है, तो वो यहाँ पर पूछें कि सेक्शन 25 क्या प्रावधान करते हैं। तो बिल्कुल आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। वादों के अंतरण करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, वादों के अंतरण की हाई कोर्ट की शक्ति। तो यहाँ पर मेनली आप बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ के नीचे वाले को अपने आप समझ गए होंगे। राइट ऑप्शन होगा इसका A, कि सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट के मामलों को ट्रांसफ़र करने की शक्ति के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम सभी का, समन किसके लिए जारी किया जाता है। तो प्रतिवादी को व्यक्तिगत या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने के लिए, प्रतिवादी को लिखित कथन पेश करने के लिए, प्रतिवादी को दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण करने के लिए। तो इन सभी कामों के लिए जो है समन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और सेक्शन 27 जो बात करता है CPC का समन के संबंध में बात करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा D। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि CPC में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम बेस आते हैं और सेक्शन बेस तो केस बेस तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मोस्टली सभी एक्टों के जहाँ से केस का रेफरेंस मेनली पूछा जाता है, उन सभी एक्टों से संबंधित केस लॉस की वीडियो लेकर आएंगे। समन में किन किन बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। पूछ रहे इस क्वेश्चन में कि जो समन भेजा जाता है उनमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। आखिर समन किस रीजन से भेजा जा रहा है, न्यायाधीश के हस्ताक्षर तथा सील जिसमें समन जारी किया गया। तो बिल्कुल ऊपर दोनों ही चीज़ें जो है यहाँ पर शामिल होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा C। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा हमारा C। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान पूछा है कि कौन सा सही है। इनमें चारों में ये पूछे कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पहले देख लें कूट का क्वेश्चन है। हाँ देखिए कूट का क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा जो है सही है हमारे। ठीक, तो पहला हमसे पूछा गया है कि निर्णय त्रिणी की साम्या क्या सेक्शन 49 में दी हुई है। विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज सेक्शन 29 के अंतर्गत, विधिक प्रतिनिधि सेक्शन 50 में, अकिंचनवाद सेक्शन 30 और ऑर्डर 33 के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं इसमें कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखिए इन्होंने सही पूछी है। पहला, तीसरा एंड चौथा, तो बिल्कुल सही यहाँ पर पहला, तीसरा एंड चौथा। निर्णय त्रिणी की साम्या बिल्कुल CPC के सेक्शन 49 में दी हुई है। उसके बाद देखिए जो ये विधिक प्रतिनिधि सेक्शन 50 के अंतर्गत ही है, और अकिंचनवाद जो है ऑर्डर 33 के अंतर्गत ही दिया हुआ है, जिसमें 18 ऑर्डर जो है 18 रूल जो है शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने के प्रावधान है। ठीक है, यानी कि जो वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान होता है वो वार्षिक दर इनके कितने % होगी एक वर्ष के लिए यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन होगा देखिए 6% है, रेयर कुछ केसेस को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाद संचित करने की तारीख तक का ब्याज न्यायालय किस तरह प्रदान करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका होगा B, कि ये तो कोर्ट के द्वारा तय किया गया है वार्षिक 6%। अब ये कह रहे हैं कि वाद संस्थित जब किया गया था, जिस दिन कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया गया, उस तारीख तक तो ब्याज प्रदान करेगा कोर्ट। वो कैसा होगा, तो पक्षकारों के द्वारा अगर कोई पारस्परिक एग्रीमेंट किया गया है और उस एग्रीमेंट के थ्रू अगर उन्होंने कोई तय किया है तो वही इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, वादी द्वारा वाद डिक्री हो जाने के बाद यदि न्यायालय ब्याज नहीं दिलाता, यानी कि वादी द्वारा वाद डिक्री हो जाने के बाद, यानी कि कोर्ट ने जो है डिक्री दे दी है और न्यायालय द्वारा बास ने जो ब्याज है जो इंटरेस्ट नहीं दिलाया गया है,
तो यहाँ पर वादी क्या कर सकता है, वादी को क्या रेमेडीज़ हैं, देखिए ब्याज हेतु वो दूसरा वाद संस्थित कर सकता है, दूसरा वाद संस्थित नहीं कर सकता, दोनों का तनाशक्ति न्यायालय के वेग पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा प्रोविजन हमारे एक्ट के अंदर नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के मामलों में रेस जुडिकाटा जो है शामिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दाम दुपट का जो नियम है। तो देखिए दाम दुपट का नियम वो ब्याज की प्राप्ति से संबंधित ही नियम है, बहुत फेमस ये मैगजीन में याद रखना है। दाम दुपट का जो नियम है ये कौन सी चीज़ से संबंधित है, वाद में ब्याज प्राप्ति का जो नियम है वही दाम दुपट का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है हम सभी का यहाँ पर खर्चों के संबंध में जो अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट वाला सारी चीज़ें जो हमने 4-5 क्वेश्चन इंटरेस्ट से संबंधित पढ़े हैं वो सेक्शन 34 में थे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है खर्चे, इनके जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट संबंधी प्रावधान देखिए वो कोर्ट के जुडिक्शन पर ही, बिल्कुल कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर किसी भी मामले में कॉस्ट जो है निर्धारित नहीं की गई है। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी डिक्लेयर की जाएगी, कोर्ट जो हमारा न्यायालय होता है उसके डिस्क्रिप्शन, उसके विवेक पर ही निर्भर करते कि कॉस्ट कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय डिक्री पर किसके द्वारा अमल दरामद कराया जाएगा, तहसीलदार द्वारा, जिलाधीश द्वारा, जिला जज द्वारा, या तो इसके पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वो भेजी गई। बिल्कुल अमल दरामद का मतलब होता है जो डिग्री एग्जीक्यूट कराई जाती है, कि डिग्री भाई पारित तो होगी बट पारित होने तक ही सीमित थोड़े ना, अब उस डिग्री को एग्जीक्यूट भी तो कराना है भाई। किस पर्पज से कोर्ट ने वो डिग्री पारित की, उस काम को अमल में तो लाया जाए, वही अमल दरामद वर्ड हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करा सकता है, तो जिस कोर्ट ने इसको पारित किया है या फिर जिस न्यायालय के पास इसको भेजा गया है, दोनों ही न्यायालय जो है डिग्री को क्या करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि डिग्री के निष्पादन के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो नाजिर कोर्ट में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उसी न्यायालय में जिसने डिग्री पारित की है। तो सबसे सिंपल देखिए आंसर क्या है, डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए किस कोर्ट में आप आवेदन करेंगे, जिस न्यायालय ने डिग्री पारित की उसी में तो करोगे। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 38 के अंतर्गत एक डिक्री का एग्जीक्यूशन निम्नलिखित में से किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर ये गलत दे दिया है, दंड प्रक्रिया संहिता नहीं पढ़ रहे हम, सिविल प्रक्रिया संहिता पढ़ रहे हैं। तो उसके सेक्शन 38 के अंतर्गत जो है एक डिक्री का एग्जीक्यूशन कौन सा कोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर है हमारे पास मेनली 3 ऑप्शन है, चौथा हमसे कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी हैं, उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा। तो सिंपल आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल समझ गए होंगे भाई, डिग्री का एग्जीक्यूशन वही तो कोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर सेक्शन बताया गया, ये चीज़ें सेक्शन 38 में दी गई सीपीसी के में, कि या तो उसे पारित करने वाला न्यायालय या वो न्यायालय जिसको वो ट्रांसफर की गई, दोनों में से कोई भी कोर्ट डिग्री का एग्जीक्यूशन करा सकता है। सेक्शन 38 के अंतर्गत ऐसा प्रोविजन क्या कहता है, अडॉप्शन होगा इसका सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा सॉरी एवरीवन, निर्णय के पूर्व प्रतिवादी की गिरफ्तारी का आदेश कब दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या पूछना है कि अभी कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया, निर्णय नहीं दिया किसी मामले में, बट उससे पहले ही प्रतिवादी की गिरफ्तारी का जो क्या है ऑर्डर दिया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें इस प्रकार का प्रोविजन हमें ऑर्डर 38 में पढ़ने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है देखिए, जब प्रतिवादी या तो फरार हो गया है या वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें जो ट्रायल उसके खिलाफ चल रहा है उसमें विलंब हो सकता है, या वो कोर्ट की जो उसने प्रोसेस क्या है कोर्ट ने आदेशिका दी है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों ही जो ग्राउंड्स है, तीनों ही ग्राउंड्स जो हैं प्रतिवादी की निर्णय से पहले गिरफ्तारी के संबंध में बात करते हैं, तीनों ही ग्राउंड्स है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, जो ये बात करता है कि उपरोक्त तीनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002, जैसे कि सीपीसी के अंदर सबसे बड़े जो अमेंडमेंट है 2 हुए हैं, एक तो 1976 के अंदर हुआ था और एक 2002 के अंदर हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये हमसे संशोधन पूछे 2002 के संबंध में, तो ये कह रहे हैं कि किस धारा में जो है 2002 में संशोधन किया गया है, सेक्शन 40 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 39 के अंदर, सेक्शन 38 के अंदर या सेक्शन 39 के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 39। जब आप डायरेक्ट पढ़ते होंगे तो उसमें आपको बिल्कुल नीचे लिखा हुआ रहता है सभी में कि इस सेक्शन में कब संशोधन किया गया है। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, AIB के अंदर जो है
मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ केस लॉस का एंड जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका, प्रॉब्लम्स का और साथ ही साथ संशोधन भी बहुत डीपली यहाँ से पूछा जाता है। तो जब भी आप लोग डायरेक्ट रीड करें तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सभी जो भी अमेंडमेंट है सबको अच्छे से देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर उस स्टूडेंट को जो IB19 की प्रिपरेशन कर रहा है ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं किसी प्रकार, जैसे कि हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम के भी MCQ सीरीज चलाई हुई है और CPC की भी चलाई हुई है और केस लॉस की भी वीडियो लेकर आएंगे जो कि हाई कोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस होंगे, आपको इनके संबंध में नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।